हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटोर। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे 5 नवंबर 2020 को हुए फर्स्ट शिफ्ट वाले एग्जाम का। एंड गाइज, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि अपकमिंग वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। गाइज, ये वाली जो वीडियो है इसका एनालिसिस मुझे करना था काफ़ी पहले, और एनालिसिस करने में काफ़ी डिले हो गया है बिकॉज मेरी जो तबीयत है थोड़ी सी ख़राब थी। एक दो दिन से मुझे फ्लू टाइप फील हो रहा था, तो आज थोड़ा सा मुझे फील सही हो रहा है, तो मुझे लगा आज वीडियो बना देनी चाहिए आप लोगों के लिए बिकॉज ऑलरेडी आप लोगों का जो एग्ज़ाम है वो आने वाला है। जिनका एग्ज़ाम होने वाले हैं 2-3 दिन बाद ही आप लोगों के एग्ज़ाम हो जाने हैं, तो मुझे लगा एनालिसिस कर देना चाहिए, कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ का बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट विल बी द रिमाइंडर इफ 4 to the power 5 इज डिवाइडेड बाय 15। गाइस, काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये। आप लोगों को करना क्या था यहाँ पर, सिंपल 4 to the power 5 का मतलब क्या है कि आपको 4 को 5 बार मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद 1024 आ गया और 15 से डिवाइड करना है। तो सिंपल क्वेश्चन है, आपको करना क्या है, 15 से डिवाइड कर देना है 1024 को। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 68, और जब यहाँ पे डिवाइड करते हुए आएंगे तो रिमाइंडर बच जाएगा 4। सो 4 इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4। आई थिंक सभी को समझ में आ गया होगा, काफी इजी क्वेश्चन था, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था आपको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वाज, व्हाट इज एक्चुअल प्रॉफिट इफ प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस इज 25%। इस क्वेश्चन में आपको बताना था कि आपका एक्चुअल प्रॉफिट कितना होगा अगर प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस इज 25%। तो अब करना क्या है गाइज, एक चीज़ और बता दूं यहाँ पर कि वीडियो को एंड तक देखना, बिकॉज कई बार क्या होता है सेम क्वेश्चन ना बन के सिमिलर क्वेश्चन बन जाता है। जैसे सेलिंग प्राइस का पे क्वेश्चन बना हुआ है आपका, सेलिंग प्राइस पे आपका एक्चुअल प्रॉफिट पूछा हुआ है, तो जरूरी नहीं कि सेम क्वेश्चन एग्जाम में आएगा नेक्स्ट टाइम, बट सेम कंसेप्ट पे आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो मैं इसलिए आप लोगों से बोलता हूँ कि वीडियो को पूरा देखा करो, ताकि अगर आपने कोई क्वेश्चन बने आपका फ्यूचर में सेम कंसेप्ट से रिलेटेड, तो आप उस क्वेश्चन को इजीली अटेम्प्ट कर पाएं। तो समझ लो इस क्वेश्चन को करना कैसे, बहुत इजी क्वेश्चन था ये भी। एक्चुअल प्रॉफिट बताना था आपको इफ प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस इज 25%। सेलिंग प्राइस का 25% आपका प्रॉफिट, तो करना क्या है यहाँ पर, राइट आंसर 33.33%। अभी आया कैसे मैं बता देता हूँ। सो यहाँ पर हम सबसे पहले हम लेट कर लेंगे, लेट द सेलिंग प्राइस इज 100। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन हो जहाँ पर आपको प्रॉफिट एंड लॉस की बात हो रही है, ठीक है, तो यहाँ पर हमेशा हम 100 में लेट करते हैं। सो प्रॉफिट इज 25% ऑफ सेलिंग प्राइस। गिवन था कि 25% जो है सेलिंग प्राइस का प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट क्या है आपका, 25% ऑफ सेलिंग प्राइस। और सेलिंग प्राइस को हमने 100 लेट कर लिया है, तो 100 का आप 25% निकालेंगे तो कितना आएगा, 25 आएगा, तो प्रॉफिट कितना आपका 25। ठीक है, कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकालते हैं हम, सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। ठीक है, तो आपका कॉस्ट प्राइस निकल के आता है, तो यहाँ पर आपको कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा। तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे हम, सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। गाइज, आई थिंक ये सभी को पता होगा कि कॉस्ट प्राइस हम इस फॉर्मूले से क्यों निकालते हैं। आई थिंक सभी को पता होगा, मैं बता देता हूँ। सपोज करो 125 रुपए का मैं कोई सामान सेल कर रहा हूँ, ठीक है, और मुझे 25 रुपए का उसमें प्रॉफिट हो रहा है, तो मेरी कॉस्ट कितनी थी, तो कैसे निकालूंगा मैं, जितने का मैं सेल कर रहा हूँ दैट इज सेलिंग प्राइस, और जितना मुझे प्रॉफिट हुआ है उसको मैं हटा दूंगा, तो क्या पता चल जाएगा, मुझे पता चल जाएगा कि कॉस्ट कितनी थी स्टार्टिंग में। तभी हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए। तो सिंपल है, हमने कॉस्ट प्राइस वाले फॉर्मूले का यूज किया और मुझे कॉस्ट पता चल गई। तो 100 हमने लेट किया था सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट हमने निकाला था 25, तो कॉस्ट प्राइस कितना निकल के आएगा 75। अब आपको एक्चुअल परसेंटेज निकालनी है प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। ये आपको फॉर्मूला आई थिंक सबको पता होगा, नहीं पता तो इसको याद कर लो, ये प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला है। ऐसे अगर आपको लॉस निकालना हो तो लॉस कैसे निकालेंगे, लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू होता है लॉस डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। तो इस तरीके से आपको निकालना है। तो यहाँ पर आपको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, तो प्रॉफिट कितना है 25, कॉस्ट प्राइस हमने निकाल लिया 75, मल्टीप्लाई बाय 100, तो कितना जाएगा 33.33%। आई थिंक सभी को समझ में आ गया होगा गाइज, काफी इजी क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वाज, चूज प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड फ्रॉम द गिवन मेथड। इन गिवन मेथड से आपको बताना था कि इसमें कौन से मेथड जो है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के हैं। तो मुझे एग्जैक्ट स्टूडेंट्स ने बताया नहीं कि कौन कौन से ऑप्शन में गिवन थे, बिकॉज बहुत सारे ऑप्शन में गिवन थे मेथड। तो मैंने यहाँ पे आपको कंप्लीटली बता दिया है, देख लो यहाँ पर सभी लोग कि यहाँ पर जो सैम्पलिंग मेथड है 2 टाइप के होते हैं, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो आपको मैंने दोनों ही बता दिए, दोनों को याद कर लो, क्योंकि नेक्स्ट टाइम भी इन पे क्वेश्चन बन सकता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो जब हम नेक्स्ट अटेम्प्ट की प्रिपरेशन करेंगे तो वहाँ पे मैं आपको काफ़ी डिटेल में बताऊंगा इन सभी मेथड के बारे में। जितने भी मेथड इन सभी के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे विद एग्जाम्पल।
तो यहाँ पर मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा बिकॉज अभी हम एनालिसिस कर रहे हैं। जब हम नेक्स्ट अटेम्प्ट 2021 वाले जून की प्रिपरेशन करेंगे तो डेफिनेटली हम एक एक मेथड को अच्छे से समझेंगे और मैं पेपर वन की अच्छे से प्रिपरेशन करवाऊंगा। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में ये सारे मेथड आ जाएंगे और नॉन प्रोबेबिलिटी में ये वाले मेथड आ जाएंगे। तो इनको आपको याद रखना है फॉर अपकमिंग एग्जाम। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन वाज व्हाट इज द नेक्स्ट टर्म। आपको बताना है इसमें नेक्स्ट टर्म क्या है। गाइस कितना इजी क्वेश्चन है। इस सीरीज में आपको बताना था कि इसमें ये वाला टर्म क्या है। सॉरी नेक्स्ट टर्म यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे बताना था मिसिंग टर्म कौन सा है। तो मिसिंग टर्म यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है जो कि बीच में आना चाहिए। तो कितना इजी क्वेश्चन है गाइज। मैंने आप लोगों को आइडेंटिफाई करना बताया था, याद करो जब मैंने आपको लॉजिकल रीजनिंग वाला टॉपिक कवर किया था इस बार जा रहे पक्का सीरीज में। तो जिसने भी वो सीरीज देखी है उसको समझ में आ गया होगा इजीली। मैंने आपको बताया था कि जब भी नंबर इंक्रीज कर रहे हो, नंबर बढ़ रहे हैं, ठीक है, इसका मतलब वहां पर या तो एडिशन होगा या तो मल्टीप्लीकेशन होगा। मैंने ये लॉजिक बताया था। गाइज आपको लॉजिक क्लियर होना बहुत जरूरी है। जरूरी नहीं कि सेम क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा, लेकिन अगर आपको लॉजिक क्लियर है तो डेफिनेटली इस टाइप के क्वेश्चन आप इजिली अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि नंबर जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर बढ़ते जा रहे हैं। तो यहाँ पर 4 2 जा 8, ठीक है, और दोबारा से हम करेंगे 8 2 जा 16, दोबारा से करेंगे तो क्या हो जाएगा 16 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होता है 32। तो नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा 32। 32 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो नेक्स्ट नंबर 64। 64 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो नेक्स्ट नंबर 128। इस तरीके से करना था। और सीरीज में प्लस माइनस चल रहा है तो पहले प्लस है देन माइनस देन प्लस, तो अब क्या आएगा माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक सेकेंड, हाँ आई थिंक 32 आएगा माइनस का। अगर यहाँ पर इस तरीके से चल रहा है, ये प्लस है माइनस है प्लस है, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस। इस तरीके से एक बार देख लेना, ऑप्शन जो थे उसी में से आपको चेक करना था और एग्जैक्ट सीरीज अगर यही थी एक बार प्लस माइनस भी चेक कर लेना, क्योंकि ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन एग्जैक्ट याद रहे हैं स्टूडेंट्स को वही इन्होंने डाले हैं यहाँ पर। तो एग्जैक्ट क्वेश्चन एक बार आप लोग देख लेना कि एग्जैक्ट यही क्वेश्चन था या थोड़ा सा प्लस माइनस आगे पीछे था, क्योंकि प्लस माइनस में हो सकता है तो कुछ मिस्टेक हो गई हो। ओके, तो गाइस एक चीज़ मैं बता दूं यहाँ पर कि मैंने आपको जो इंडियन लॉजिक और लॉजिकल रीजनिंग कराया था, इंडियन लॉजिक की ये वाली वीडियो आपको दिख रही होगी, एपिसोड 7 जो था। और इससे पहले हमने डिस्कस किया था डेटा इंटरप्रिटेशन भी डिस्कस किया था हमने, पीपल डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट, हायर एजुकेशन, सभी के मैंने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करा दिए हैं ऑलरेडी। तो वहाँ पे मैंने डिस्कस किया था ये चीज़ यहाँ पर, हाँ लॉजिकल रीजनिंग जब मैंने कराया था तो वहाँ पे मैंने डिस्कस किए थे किस तरीके से आपको सोचना है। तो गाइस एक बार वो वाली वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि वो वीडियो जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लॉजिक क्लियर है तो डेफिनेटली इस टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में आप उनको विद इन टाइम लिमिट अटेम्प्ट कर पाएंगे विद एक्यूरेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन रिलेटेड टू रूसा से क्वेश्चन रिलेटेड था। और मैंने अपने इस बार जारी पक्का सीरीज में रूसा से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन डिस्कस भी किया था। तो जिसने भी वो देखा होगा तो डेफिनेटली इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आए होंगे। एग्जैक्ट क्वेश्चन याद नहीं है कि रूसा से किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था, तो मैंने यहाँ पर ये आपके सामने कुछ एक्सप्लेनेशन डाल दिया है। रूसा की पहली बात तो फुल फॉर्म आपको पता होना जरूरी है, दैट इज राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान is a holistic scheme of development for higher education in India initiated in 2013 by the Ministry of Human Resource Development। 2013 में इसको मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कहा जाता था और अभी आपकी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बन गई है। द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम एम्स टू प्रोवाइडिंग स्ट्रेटेजिक फंडिंग टू हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस थ्रू आउट द कंट्री। तो यहाँ पर आपको पहली बात तो फुल फॉर्म पता होना जरूरी है और कब ये बना था ये पता होना जरूरी है, किसने बनाया था, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन वाज एरर इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग। गाइस हाइपोथेसिस टेस्टिंग में एरर पे बेस्ड कोई क्वेश्चन पूछा गया था। एग्जैक्ट क्वेश्चन याद नहीं, आई थिंक अल्फा बीटा पे क्वेश्चन कुछ पूछा गया था, तो मैं बता देता हूँ अभी थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा मैं यहाँ पर, ताकि आपको नेक्स्ट टाइम कभी एग्जाम में क्वेश्चन बने तो आप उसे अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएं। सो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हाइपोथेसिस होती हैं वो दो टाइप की होती हैं। एक होती है नल हाइपोथेसिस और एक होती है ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस को हम रिप्रेजेंट करते हैं H0 से, H0 दैट इज नल हाइपोथेसिस। और ऑल्टरनेट को हम करते हैं HA से, HA, और कई बार इसको H1 से भी किया जाता है। तो यहाँ पर मतलब क्या होता है, नल हाइपोथेसिस का मतलब होता है देयर इज नो इफेक्ट और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस का मतलब होता है देयर इज एन इफेक्ट। मतलब अगर हम किसी चीज को चेक कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस जो है वो बताएगी कि कोई उस पर इफेक्ट हो रहा है और नल हाइपोथेसिस बताएगी कि नो इफेक्ट हो रहा है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। तो जब भी हम रिसर्च करते हैं तो हम दो चीज़ों को लेकर स्टडी करते हैं, या तो वो चीज़ है या तो वो चीज़ नहीं है। सपोज करो अगर मुझे ये पता लगाना है कि मार्स पे ऑक्सीजन है, ठीक है, तो इसका मतलब मैं यहाँ पर दो हाइपोथेसिस बना दूंगा। H0 कि वहाँ पर आपकी जो ऑक्सीजन है वो नहीं है, और H1 यानी HA वहाँ पे ऑक्सीजन है।
तो इस तरीके से दो हाइपोथेसिस बनेंगी, इनको मैं टेस्ट करूंगा, किसी एक को मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, एक को रिजेक्ट कर दूंगा। तो दो ही चीजें हैं, या तो चीजें होंगी या तो चीजें नहीं होंगी। इस तरीके से हम रिसर्च करते हैं। तो यहाँ पर दो टाइप की हाइपोथेसिस होती है, नल हाइपोथेसिस और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। सो गाइज मैं यहाँ पे आपको एक चीज और बता दूं कि यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन बना था एग्जाम में, टाइप 1 अल्फा और बीटा एरर से पूछा गया था क्वेश्चन। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि किस तरीके से हम अल्फा बीटा जो है वो किस तरीके से हम यहाँ पर होता है। देखो यहाँ पर ट्रू कंडीशन है, यहाँ पर H0 इज ट्रू, H0 इज फॉल्स। H0 मैंने आपको बता दिया है, दैट इज नल हाइपोथेसिस, ठीक है। और यहाँ पर अब आपको करना क्या है, आइडेंटिफाई कैसे करना है। सपोज करो H0 इज ट्रू, मतलब जो आपकी स्टेटमेंट लिखी है नल हाइपोथेसिस में वो ट्रू है, ठीक है। और आपने फेल टू रिजेक्ट HO, मतलब आपने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। ये आपका एक्सेप्ट है, यहाँ पर जो लिखा है दैट इज एक्सेप्ट। तो अगर आपने H0 इज ट्रू और आपने उसे एक्सेप्ट कर लिया तो इसका मतलब करेक्ट डिसीजन है, सही डिसीजन लिया आपने, समझ रहे हो। मतलब H0 इज ट्रू, जो भी आपने स्टेटमेंट लिखी थी नल हाइपोथेसिस में वो ट्रू है, आपने रिसर्च किया और वो ट्रू निकली और आपने उसे एक्सेप्ट कर लिया उस बात को, तो वो करेक्ट डिसीजन हो गया। और सपोज करो कि जो आपने लिखा था नल हाइपोथेसिस में स्टेटमेंट लिखी थी कि लाइक मार्स पे ऑक्सीजन है या नहीं है, जो भी था, जो भी आपने स्टेटमेंट लिखी थी वो फॉल्स है, ठीक है। और आपने उसे एक्सेप्ट कर लिया, तो आपने एरर कर दिया, गलती कर दी एक्सेप्ट करके, है ना। इसको बोलते हैं हम लोग टाइप 2 एरर, दैट इज ऑल्सो नोन एज बीटा एरर। सो गाइज आई थिंक सभी को समझ में आ गया होगा अभी। ओके इसके अलावा अब हम समझ लेते हैं कि टाइप 1 एरर क्या होता है और कैसे पता लगाते हैं टाइप 1 एरर का। तो यहाँ पर H0 इज ट्रू, मतलब नल हाइपोथेसिस ट्रू है और आपने उसे रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे आप तो देखो दिख रहा होगा रिजेक्ट। तो अगर नल हाइपोथेसिस ट्रू थी और आपने उसे रिजेक्ट कर दिया तो वो आपका एरर हो गया, गलती कर दिया आपने, उसे एक्सेप्ट करना चाहिए था, क्योंकि अगर H0 ट्रू थी तो उसे एक्सेप्ट करना चाहिए था। तो यहाँ पर आपका टाइप 1 एरर है। तो अगर आपने कभी ऐसा किया कि अगर आपकी नल हाइपोथेसिस ट्रू है और उसे आपने रिजेक्ट कर दिया तो उसे बोलते हैं हम लोग टाइप 1 एरर, दैट इज ऑल्सो नोन एज अल्फा एरर, ठीक है। और इसके अलावा अगर H0 इज फॉल्स, जो स्टेटमेंट लिखी है नल हाइपोथेसिस में वो फॉल्स है और उसे आपने रिजेक्ट कर दिया, तो ये करेक्ट डिसीजन हो गया, समझ रहे हो। तो दो टाइप के करेक्ट डिसीजन होते हैं और दो टाइप के एरर होते हैं। तो यहाँ पर ये करेक्ट डिसीजन है और ये करेक्ट डिसीजन है, यहाँ पर ये वाला एरर है और ये वाला एरर है। सो गाइज आई थिंक सभी को समझ में आ गया होगा, मैंने बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करी है। फिर भी कोई डाउट रहे तो आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वैसे यहाँ पर जो डायग्राम वाइज जो मैंने बनाया हुआ है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा अभी, काफ़ी अच्छे से मैंने इसको डायग्राम वाइज समझा दिया। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका फुल फॉर्म ऑफ मॉडल। मॉडल की फुल फॉर्म बतानी थी। तो मॉडल इज एन सॉफ्टवेयर, इसकी फुल फॉर्म क्या है, मॉड्यूलर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डायनेमिक लर्निंग इन्वायरमेंट, ये इसकी फुल फॉर्म है। और ये जो है इसको किसने फाउंड किया था, डेवलप्ड बाय मार्टिन डॉगियम्स in 2002. Moodle was designed to provide educators, administrators, and learners with an open, robust, secure, and free platform to create and deliver personalized learning environment. So Moodle is a free and open source learning management system, LMS. Learning management system, that is LMS. So that is all about Moodle. Okay, next question, the highest wind energy producing country. कौन सी कंट्री जहाँ पर हाईएस्ट विंड एनर्जी होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन गिवन थे इंडिया, फ्रांस, चाइना, डेनमार्क। तो आंसर नंबर थर्ड, दैट इज चाइना इज राइट आंसर। तो एक बार समझ लेते हैं कि चाइना जो है वो कितना प्रोड्यूस कर रहा है। सो चाइना इज ए वर्ल्ड लीडर इन विंड एनर्जी विद ओवर थर्ड ऑफ द वर्ल्ड कैपेसिटी। इट बोस्ट द वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑनशोर विंड फार्म इन गंसू प्रोविंस which currently has a capacity of 7,965 megawatt, 5 times larger than its nearest rival। जो इसका नियरेस्ट राइवल है, मतलब जो सेकंड पोजीशन पे आते हैं इसको प्रोड्यूस करने में, फर्स्ट नंबर पे चाइना है, सेकंड नंबर पे जो आता है उसमें और चाइना के बीच में 5 टाइम्स का गैप है, इतना ज़्यादा गैप है। तो इसका मतलब चाइना जो है बहुत बड़े लेवल पे, हाईएस्ट लेवल पे विंड एनर्जी का प्रोडक्शन कर रहा है। ओके सो गाइस दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मुझे स्टूडेंट्स ने प्रोवाइड किए, इतने क्वेश्चन ही उन्हें याद रहे तो उन्होंने मुझे प्रोवाइड कर दिया। इसके अलावा हम लोग एक बार ओवरऑल बात कर लेते हैं। जो डीआई था वो इजी था, तो इस बार जा रहे पक्का सीरीज गाइस देख लो। जिसने भी इस बार जा रहे पक्का सीरीज देख ली डीआई की, डेफिनेटली उसके जो क्वेश्चन है वो इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे वो लोग। और ये अपकमिंग एग्जाम के लिए भी है, जो नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं। ये आपको दिख रहा होगा डेटा इंटरप्रिटेशन। हमने डेटा इंटरप्रिटेशन को 2 पार्ट में कवर किया था, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो पार्ट 1 में हमने बहुत ही सिंपल सी चीज़ें सीखी थी और पार्ट 2 में थोड़ा सा एडवांस मैंने बताया था। तो एक बार इनको देख लेना। इन सभी वीडियोज़ का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो एक बार जाकर उनको गो थ्रू कर लेना।
एंड गाइस इसके अलावा आरसी जो था आपका मॉडरेट लेवल का था। कम्युनिकेशन पे लैंग्वेज हिराकी के बेस पे क्वेश्चन था कि कौन सी लैंग्वेज कब आई थी। रिसर्च पे प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जो मैंने अभी ऊपर बताया वो था, और क्वालिटेटिव रिसर्च पे क्वेश्चन था। एनवायरमेंटल इशूज पे विंड एनर्जी पे क्वेश्चन बेस्ड था। इंडियन लॉजिक पे क्वेश्चन पूछा गया था। सिलोजिज्म आया था, और इसके अलावा सिलोजिज्म बना के नहीं करना था आपको, ऑलरेडी बना बनाया था, उसमें आपको आंसर करना था। नंबर सीरीज मैंने आपको अभी ऊपर एक्सप्लेन करी, और हायर एजुकेशन पे क्वेश्चन था ई गवर्नेंस ऑफ इंस्टीट्यूशन। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर दिस एनालिसिस। एंड गाइज इन सभी वीडियो को एक बार गो थ्रू करो, जितने भी एपिसोड हैं इस बार जा रहे पक्का सीरीज, क्योंकि अगर आप नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो वहाँ पे भी जो वीडियोस हैं आपको डेफिनेटली बेनिफिट देने वाली हैं। एंड गाइज मेरे पास कंप्लीट नोट्स अवेलेबल है पेपर 1 के, और पेपर 1 के मेरे पास कंप्लीट टारगेट बेस्ड नोट्स अवेलेबल है। इन नोट्स के रिगार्डिंग आप मुझसे इस स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। गाइस जो नोट्स हैं वो कम्प्लीटली एग्जाम ओरिएंटेड है और हाईली एग्जाम टारगेटेड बेस्ड है। हाईली एग्जाम टारगेटेड बेस्ड का मतलब क्या है कि हर एक टॉपिक को हमने कवर किया है। पेपर 1 में जितने भी आपके टॉपिक हैं यूनिट वाइज उनको कवर किया है हमने, और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लगा दिए हैं, प्लस प्रीवियस ईयर के पेपर लगा दिए हैं विद सॉल्यूशन। सो दैट इज मोर देन इनफ। अगर आप इतना भी कर लेते हैं तो पेपर 1 में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं डेफिनेटली। तो आप इन नोट्स के रिगार्डिंग आप मुझे व्हाट्सएप नंबर या फिर डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकते हैं इस गिवन नंबर पे। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। एंड गाइज मुझे आप लोग कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी, और आप लोग का जो फीडबैक होता है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर मी। एंड गाइज मुझे आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि वीडियो कैसी लगी। सो गाइज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटोर। थैंक यू सो मच।